नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले देश कभी नहीं भूलेगा नोटबंदी का दर्द, पीएम मोदी के फैसले को बताया तानाशाही कदम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कुछ भी कर लो ज्ञान व्यापी मस्जिद ही रहेगी, वीडियो लीक पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, 1991 के एक्ट को बनाया ढाल। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ये काली स्याही इस देश के किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती, लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी, राकेश टिकैत ने दिया ये बड़ा बयान। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने नहीं करवाया विधायकों का कोई सर्वे, बीजेपी की है चाल, कमलनाथ ने खोली पोल। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 2 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट से देना पड़ेगा इस्तीफा। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले देश कभी नहीं भूलेगा नोटबंदी का दर्द, पीएम मोदी के फैसलों को बताया तानाशाही कदम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वो जानबूझकर गलतियां करते हैं और उन्होंने नोटबंदी कर जो घाव दिए हैं, देश की जनता चोट को भूली नहीं है। राहुल गांधी ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि 8 नवंबर 2016 नोटबंदी के नाम पर देश को अचानक लाइन में लगा दिया गया। लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए तरस गए। कई घरों में शादियां थी, बच्चों और बुजुर्गों के इलाज चल रहे थे, गर्भवती महिलाएं थी, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। घंटों लाइन में लगने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की इस नोटबंदी का देश को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2022 में रिजर्व बैंक के हवाले से खबर आई है कि बैंक में पहुंचे 500 के 101.9% और 2000 के 54.16% से ज्यादा नोट नकली हैं। इस तरह से 2016 में जहां 18 लाख करोड़ कैश इन सर्कुलेशन में था, वहीं आज 31 लाख करोड़ कैश इन सर्कुलेशन में है। सवाल है कि आपके डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी के वक्त मैंने कहा था कि ये राष्ट्रीय त्रासदी है, गलतफहमी में मत रहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुछ भी कर लो ज्ञान व्यापी मस्जिद ही रहेगी, वीडियो लीक पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, 1991 के एक्ट को बनाया ढाल। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद में हुए सर्वे का वीडियो लीक होने को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताते हुए कहा है कि वीडियो फर्जी भी हो सकती है, और सांसद ने कहा है कि यदि ये वीडियो सच भी है तो भी ज्ञान व्यापी मस्जिद थी, है और रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो वीडियो मीडिया में चलाया जा रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो जजों ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए, ये सेलेक्टिवली कौन दे रहा है? आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो। 1991 का एक्ट है, एक्ट के मुताबिक 1947 में मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े किए और पूछा कि पार्टी चुप क्यों है। तो दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में बड़ा मोड़ आ चुका है और एक वीडियो लीक हुआ है, जिसके बाद अब इसको कोर्ट के आदेश की अवहेलना बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्या कुछ होता है खबर, आपको सब कुछ बताएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ये काला स्याही इस देश के किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती, लड़ाई अंतिम सांस तक रहेगी जारी, राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत कर्नाटक की राजधानी के गांधी भवन में सोमवार को एक किसान संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान बदमाशों ने उन पर स्याही फेंक दी। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इसके बाद आयोजकों और बदमाशों ने एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुर्सियां से हमला किया। और टिकैत ने इस घटना के लिए स्थानीय पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उन पर हमला भारतीय जनता पार्टी नीति राज्य सरकार की मिलीभगत से किया गया था। किसान नेता ने सोमवार देर रात ट्वीट किया, काली स्याही और घातक हमले इस देश के किसानों, मजदूरों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज़ को दबा नहीं सकते, लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के गृह मंत्री आराग्या ज्ञानेंद्र ने इन आरोपों को खारिज किया है कि टिकैत को निशाना बनाने वाले लोग भाजपा से थे। उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों के संपर्क में हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने नहीं करवाया विधायकों का कोई सर्वे, ये बीजेपी की चाल, कमलनाथ का बयान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में PCC पहुंचे कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। केस शिल्पियों के कार्यक्रम में शामिल होने PCC आए कमलनाथ ने CM शिवराज के PM मोदी में गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल दिखने वाले बयान पर कहा कि शिवराज का बस चले तो उन्हें PM मोदी में अमिताभ बच्चन भी दिखने लगे। बीजेपी माहिर है ध्यान भटकाने में, शिवराज महंगाई पर ध्यान
ध्यान नहीं देते और अब वो अगले 10 साल ठेला धकाएंगे। और कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता ने हमारी सरकार बनाई लेकिन सौदेबाजी से हमारी सरकार चली गई। मैं सौदेबाजी नहीं करता। मध्य प्रदेश की सूरत बदल गई। कोई प्रदेश में आने को तैयार नहीं, निवेश करने को तैयार नहीं। बेरोजगारी में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1। प्रदेश खाद बीज के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव में 2 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट से देना पड़ सकता है इस्तीफा। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें दोस्तों कि 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सांसद अगले 3 महीने में रिटायर हो रहे हैं और इन्हीं 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं। और रिटायर होने वाले सांसदों में 4 केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। इनमें पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह शामिल हैं। भाजपा ने पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण को फिर से प्रत्याशी बनाया है लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट नहीं मिला है। दूसरी ओर जेडीयू के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह को भी उनकी पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान राज्यसभा चुनाव। बीजेपी राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना चाहती है, बोले अशोक गहलोत। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना चाहती है। कोई बिकने वाला नहीं है, इनकी पूरी पोल खुल जाएगी। सीएम ने कहा कि बीजेपी वाले भड़काने का काम करेंगे, ऑफर करेंगे, लोभ लालच देंगे। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को बताया मिलावटी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी नीति सरकार को मिलावटी करार दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नोटबंदी जैसे फैसले के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का गलत प्रबंधन कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि देश की जनता केंद्र की जन विरोधी सरकार से अब तंग आ चुकी है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सत्ता में लौटने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आगे कहा कि देश भर में बीजेपी के लिए नो एंट्री होगी। उन्होंने कहा कि आम जनता परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जाना होगा। बीजेपी की सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। टीएमसी प्रमुख ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कल से महंगा होगा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम। जानिए अब कितने देने होंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, महंगाई की एक और मार गरीब जनता को पड़ने वाली है। सरकार ने 7 साल बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं में संशोधन किया है। इसके बाद दोनों ही योजनाओं में प्रीमियम की बढ़ोतरी हो गई है। दोनों ही योजनाओं में 1.25 रुपए प्रति प्रीमियम की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि इसमें हर महीने सिर्फ छोटी सी रकम जमा करके आप पूरे 4 लाख रुपए का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपका किसी सरकारी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका किसी सरकारी बैंक में अकाउंट है तो आप इन दोनों स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इन दोनों स्कीम में इन्वेस्टमेंट की रकम काफी कम है और पहले इन दोनों योजनाओं में 342 रुपए ही निवेश करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से प्रीमियम बढ़ाए जाने के बाद दोनों स्कीम्स को मिलाकर पूरे साल में 456 रुपए जमा करना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये 2 योजनाएं जो लोगों को मिलती हैं उनमें अब प्रीमियम का रेट बढ़ गया है। रुक करते हैं। दरअसल दोस्तों दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार कर लिए गए हैं और हवाला केस में केजरीवाल के मंत्री पर ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा झटका केजरीवाल सरकार को दिल्ली में लगा है। फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन करने का सत्येंद्र जैन पर आरोप है और जानकारी के मुताबिक जैन को पहले हिरासत में लिया गया था और ईडी ने पहले उनसे पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल सरकार का प्रमुख चेहरा है। हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए उनके परिवार से जुड़ी संपत्ति कुर्क की थी। जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा कि ये केस जब पहली बार आया था तो मैंने भरी पीएसी में सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धर्म हमारे भावनाओं की बात है, मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं। हिंदुत्व की सियासत पर कमलनाथ ने किया पलटवार। जहाँ दोस्तों मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक बार फिर आमने सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैं
हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूं। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब कमलनाथ ने इसी मुद्दे पर पलटवार किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का चुनाव निकट है और ऐसे में कमलनाथ लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। बीजेपी के आरोपों पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मैंने कई साल पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़े हनुमान मंदिर बनाया था और मैंने कभी इस पर राजनीति नहीं की। मुझे कोई प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा धर्म को राजनीतिक मंच पर लाना चाहती है, यही भाजपा की रणनीति है। धर्म हमारे भावनाओं की बात है, हमारे परिवार की बात है, राजनीति की बात नहीं है। दरअसल कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूं। हर जगह विवाद हो रहा है। अब भाषा विवाद तमिलनाडु में शुरू हो गया है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को मुश्किल से 9-10% आरक्षण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने निशाना साधा था। कमलनाथ ने अपने आप को हिंदू कहने पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ को अब हिंदू याद आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी आ रही है। श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई अब 4 जुलाई को और मुस्लिम पक्ष की दलीलें नहीं हो पाई पूरी। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजा और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दायर वाद की पोषणीयता पर सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में लंबी बहस चली और वाद को निरस्त करने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने 2 घंटे तक दलीलें दी। दलीलों के बीच जिला जज ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय की है। अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद वादी पक्ष और जिला शासकीय अधिवक्ता पक्ष रखेंगे और अभी तक इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें नहीं रखी हैं। इधर कोर्ट ने 4 पक्षकारों को सर्वे फुटेज सौंप दी है। वहीं श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मामले में पक्षकार बनने के लिए सोमवार को अदालत में आवेदनों की झड़ी लग गई। हिंदू सेना, ब्राह्मण सभा, निर्मोही अखाड़ा, मूल देवता काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी समेत कई अन्य लोगों ने पक्षकार बनाने के लिए जिला जज की अदालत में आवेदन दिया। इससे पहले भी पक्षकार बनने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी समेत कई अन्य लोगों ने आवेदन दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी जेजेपी में दरार। अजय चौटाला बोले, हमने ईमानदारी के साथ निभाया गठबंधन का धर्म लेकिन भाजपा ने तोड़ा। जी हाँ दोस्तों, नगर निगम चुनाव भाजपा के अकेले लड़ने में दरार पैदा होने लगी है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने गांव बुडाना में मनदीप ढाड़ा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हमने पूरे ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ गठबंधन निभाया। अलग अलग चुनाव लड़ने का ये भाजपा का फैसला है। हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं ने अकेले ही चुनावी रण में उतरने के लिए रणनीति तैयार की थी, जिसका पार्टी की मीटिंग में फैसला भी ले लिया गया। अब दोनों पार्टियां नगर निगम चुनाव अलग अलग लड़ेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी के शिमला दौरे से पहले कांग्रेस ने उठाए सवाल। घोषणाएं पूरी न करने पर जनता से माफी मांगे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे से पहले कुछ सवाल उठा दिए हैं। राठौर ने कहा कि पीएम मोदी मंगलवार को शिमला आ रहे हैं, 8 सालों के लेखे जोखे का बखान रखेंगे। कांग्रेस उनका स्वागत करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि 8 वर्षों का जश्न शिमला में मनाने का औचित्य क्यों। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आने वाले महीनों में चुनाव है और इसी मकसद से वो हिमाचल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक नारा उस वक्त गूंजता था, बहुत हुई महंगाई की मार, युवा बेरोजगार के नारे हर जनसभा में गूंजता था। आज क्या स्थितियां हैं? अच्छे दिन तो दूर तक नजर नहीं आ रहे। महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। लोगों को भ्रमित और बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अभिषेक बनर्जी ने किया 2024 के लिए शंखनाद। बोले, टीएमसी ने दरवाजा खोला तो हो जाएगा बीजेपी का सफाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि न्यायपालिका पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ का तल्ख बयान आने के एक दिन बाद सोमवार को तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हैरानगी जताते हुए कहा कि इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्या जरूरत थी। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने
किसी न्यायाधीश का नाम नहीं लिया था और न ही किसी फैसले का जिक्र किया था। उल्लेखनीय है कि बनर्जी की टिप्पणी के बाद रविवार को धनखड़ ने कहा था कि उन्होंने हद पार कर दी है। बनर्जी ने दावा किया कि धनखड़ उस वक्त चुप्पी साध लेते हैं जब भाजपा नेता विवादास्पद बयान देते हैं या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस देश का नागरिक किसी फैसले की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है। बनर्जी ने उत्तर 24 परगना जिले के श्यामनगर इलाके में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि परसों यानी शनिवार को एक रैली में मैंने कुछ टिप्पणियां की थी। राज्यपाल ने दावा किया कि मैंने हद पार कर दी। राज्य के लोग बखूबी वाकिफ हैं कि कौन हद पार कर रहा है। मैंने कहा था कि न्यायपालिका में 99% लोग अच्छे हैं, सिर्फ 1% लोग उन लोगों के निर्देशों पर काम करते हैं जिनके पास सत्ता का नियंत्रण है। ये 1% लोग हर जगह हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों में भी हैं। बनर्जी ने शनिवार को राज्य में हर मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने को लेकर न्यायपालिका के 1% हिस्से की आलोचना की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान राज्यसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने तबादलों से रोक हटाई और पुरानी नीति से ही होंगे ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तबादलों से तत्काल प्रभाव से रोक हटा दी है और हालांकि तबादला नीति नहीं आने तक ट्रांसफर पुरानी तबादला नीति के अनुरूप ही होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासनिक एवं समन्वय विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और इसके बाद अब शिक्षा, मेडिकल, एनर्जी सहित सभी विभागों में बड़ी संख्या में तबादले होने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने से पहले सरकार शिक्षा विभाग के तबादलों की लिस्ट जारी करेगी। हालांकि शिक्षा विभाग की तबादला नीति नहीं आने की वजह से पुरानी तबादला नीति के आधार पर ही तबादले होंगे। बता दें कि गहलोत सरकार ने करीब 1 साल पहले राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई थी। प्रदेश में अति आवश्यक तबादलों पर उच्च स्तरीय अनुमति के बाद ही तबादले हो रहे थे। सरकार ने अब 1 साल बाद इसे हटा दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का ऐलान, सरकार बनी तो 6000 रुपए देंगे बुढ़ापा पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को कांग्रेस की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में सरकार बनने पर 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि वर्तमान भाजपा जजपा सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। विकास, शिक्षा, रोजगार में जिले का साथ प्रदेश बुरी तरह से पिछड़ गया है और इसी के साथ स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और ऑफिसों में कर्मचारी नहीं है जिन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो नशा कर रहे हैं। सरकार की संरक्षण में ये सब हो रहा है। रोज हत्या, लूट और डकैती की वारदातें हो रही हैं। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोजाना नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं और प्रदेश कर्ज में डूब गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी आ रही है। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कश्मीर में केंद्र की नीति विफल, गुपकार गठबंधन से डरती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में केंद्र सरकार की नीति विफल हो गई है और इसके मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार गुपकार गठबंधन से डरती है क्योंकि अगर हम साथ आए तो घाटी में उनकी भयावह योजना विफल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में केंद्र की नीति विफल हो गई है और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की नीति पर वापस आना होगा। वहीं आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने अपनी बात रखी है और जिस समय मुल्क में हालात बिगड़ रहे हैं, मस्जिदों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे कौम के लोग इकट्ठा होकर बात करेंगे तो अच्छी बात है। गौरतलब है कि जमीयत उलेमाए हिंद ने संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने और एक नए समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सामना में शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, कहा बेरोजगारी बढ़ी और कश्मीर भी अशांत, लेकिन विश्व का मार्गदर्शन करने वाले पीएम मोदी हैं मौन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में देश में बेरोजगारी, कश्मीर समस्या और ज्ञानव्यापी मस्जिद जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, पंजाब और कश्मीर अशांत हो गया है और राजनीति अलग ही दिशा में भटक रही है। देश की नई पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, ऐसे समय पर विश्व का मार्गदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन है, इसका आश्चर्य है।
है। सामना में लिखा है कि हिंदू और मुसलमान की परवाह किए बिना कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का खूनी खेल जारी है। जो लोग देश की तरफ हैं उन्हें खत्म करना आतंकियों की नीति है। घाटी में पिछले 2 महीने में 12 मुस्लिम पुलिस अधिकारी मारे गए हैं और बीजेपी को केवल एक समुदाय, एक धर्म का ही बलिदान दिखाई देता है। ये राष्ट्रीय एकता का लक्षण नहीं है। देश के लिए बलिदान देने वाले हिंदू का जितना सम्मान होता है उतना ही सम्मान इस देश के लिए कुर्बानी देने वाला मुसलमान का भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।